माहौल मत पैदा करिए। ये सिर्फ जनता की, यहाँ पे ना कोई कांग्रेस, ना भाजपा, ना आम आदमी पार्टी। तो सबसे पहले मैं इनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के मुंह से किसी दूसरी सभी पार्टियां अपना अपना बूथ करने, मजबूत करने में लगी है, बट हिमाचल का यूथ कब मजबूत होगा? जैसे आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे ऊपर क्या इल्जाम लगाए? हमको तो सत्ता से बाहर लोगों ने किया है, इनका काम रखा है करने को भी, बेरोजगार लोगों को दो। मेरे दल के ऊपर भ्रष्टाचार के मिथ्या आरोप लगाना कभी भी शोभा नहीं देता। इनकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक सभी जमानत में आज के डेट में है। आप हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है और मैं आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ कि आज आप इतने भारी बारिश के मौसम में यहाँ पर उपस्थित हुए। आज हम फिर से यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिबेट जो है वो करने आए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें अपने प्रश्न जरूर पूछें, पर एक बात का ध्यान जरूर रखें कि इस बहस में जो भाषा का संयम है वो पूरी तरह एक सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है इसमें भाग लें और अपने प्रश्नों का जो है वो जनता के प्रतिनिधियों से जो है उत्तर लें। तो मैं आपके सामने यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कांग्रेस की तरफ से चेतराम ठाकुर जी जो है प्रेजेंट है, जो कि एचपी स्टेट स्पोक्स पर्सन है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना मोर्चा संभालें। दूसरी तरफ प्रशांत शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट मीडिया इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मंडी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और इनका भी तालियों से जो है वो स्वागत करें। आम आदमी पार्टी शेर सिंह जी स्टेट स्पोक्स पर्सन, मैं इनसे भी आशा करता हूं कि वो अपनी टोपी जल्दी से लगा के जरा मंच पे पधारें। और यहाँ पे हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट जो है वाईपी कपूर सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो यहाँ पर आए। जोगिंदर वालिया जी सोशल एक्टिविस्ट, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आए। और मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट विनोद राणा जी अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की डिबेट का जो मुद्दा है, बेसिक जो मुद्दा है वो है हिमाचल प्रदेश। पिछले 30 सालों में जो भी पार्टियां यहाँ पर रही हैं वो हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए, हिमाचल को ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए कहां तक जो है हिमाचल को ले गई। तो सबसे पहले मैं उन नेताओं से पूछूंगा, सत्तासीन डबल इंजन की सरकार जो आपको कहते हैं, सेंटर में इनकी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है। मैं पहला इनसे प्रश्न पूछूंगा और समय इनके पास जो है 2 मिनट का रहेगा। प्रशांत जी पहले आपका स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद फास्ट एक्स चैनल के सभी दर्शकों को और यहाँ पर मंडी की प्रबुद्ध जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा सादर प्रणाम। 2 मिनट में आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल जो कि आपके नवंबर दिसंबर में पूरे होने जा रहे हैं, कहां तक आपने भाजपा को पहुंचाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास आधारित राजनीति में विश्वास करती है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो प्रदेश भर के सभी जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं बिना किसी भेदभाव के एक समानांतर विकास धारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई जा रही है और मध्यम और निम्न स्तर के लोगों को उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिया जा रहा है। चेतराम जी आप बताइए, जैसे कि इन्होंने बताया कि जयराम जी के नेतृत्व में जो है हिमाचल आगे बढ़ रहा है, आप बताएं कि किस हिसाब से जो है हिमाचल आगे बढ़ रहा है? मैं ये सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी चैनल है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस का, कि हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मंडी जिला से हिमाचल में नए मुख्यमंत्री बने हैं और वो भी सराज चुनाव क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जहाँ से मैं भी वहाँ से चुनाव लड़ता हूँ। और आप मेरे को ये बताइए कि ये भाजपा वाले जो बोल रहे हैं कि हमने 4.5-5 साल जयराम जी के नेतृत्व में काफी आगे ले गए हिमाचल को, आप इस मुद्दे पे बताइए सीधा कि क्या तक ले गए? सीधा मुद्दा तो ये है कि जितना हिमाचल प्रदेश को जाना था उतना बैकफुट पे गया, पीछे गया, ये आगे कुछ नहीं गया। देखिए, इन्होंने कहा कि बैकफुट पे गया। आम आदमी पार्टी से पूछते हैं, सर आप बताइए कि भाजपा कहां तक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को ले गई आगे जाके? देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों का स्वागत करता हूं। पिछले स्वतंत्रता के बाद इस प्रदेश में सिर्फ
कांग्रेस और भाजपा की सरकारें रही हैं। अगर जिस ढंग से ये काम हुआ है इस प्रदेश में और जहां इस प्रदेश को पहुंचना चाहिए था वहां बिल्कुल नहीं पहुंचा है। कुछ मैं 2-3 मुद्दे ऐसे बताना चाहता हूँ। आपके पास 2 मिनट का समय है। एक हमारे पास एक 2 प्रोजेक्ट है। एक सानन प्रोजेक्ट था जिसका हमारे 1925 में एक आपस में 2 राजाओं मंडी और पंजाब के राजा के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन क्योंकि राजाओं का राज खत्म हो गया था और पुनर्गठन के बाद वो एरिया हमारे पास आ गया था, लेकिन ये दोनों पार्टियों ने इस अपने प्रदेश की संपत्ति को बढ़ाने का कोई काम नहीं किया और इस प्रोजेक्ट को अपने प्रदेश को वापस नहीं ले पाए। सिर्फ इन लोगों ने अगर किसी की संपत्ति बढ़ाई तो अपनी और अपने रिश्तेदारों की संपत्ति बढ़ाई। देखिए, सीधा हमला कर दिया है कि अपनी संपत्ति बढ़ाए, पर हम हिमाचल प्रदेश के आर्थिक बजट की बात करेंगे तो सीधा जो सीएजी की रिपोर्ट हमारे को कहती है कि इस वक्त चाहे पार्टी कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या कोई अन्य दल हो, पिछले 30 सालों में सीएजी की रिपोर्ट से प्रशांत जी 17,000 करोड़ कर्जा, 12,000 आर्थिक घाटा, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ उसके बाद लगभग 20-25 साल के बाद हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। तो एक छोटा सा राज्य है, इसके इनकम के सोर्स बड़े लिमिटेड हैं। तो पूर्व में भी जितनी कांग्रेस की सरकारें रही, इन्होंने इस प्रकार के बिना लोन के हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने कभी भी हिमाचल प्रदेश की आय बढ़े इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। देखिए, यहाँ पे कौर सिंह ठाकुर जी ने कुछ दिन पहले सीधा बताया कि जयराम जी जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकारें चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में 28,000 करोड़ का लोन लिया, आपके कार्यकाल में भी 22,000 करोड़ का लोन लिया, 12,000 आर्थिक घोटाला, 12,000 करोड़ का जो था आर्थिक घाटा हुआ, पर फिर भी प्रदेश कहीं ना कहीं जो है पिछड़ रहा है। तो इसको कर्जे को, जो मेन है कर्जे को कम करने के लिए आपकी सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, इस बार जैसा कि सर्वविदित है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 1-1.5 साल के बाद कोरोना जैसी एक विकट समस्या, एक विश्वव्यापी समस्या जो है इस विश्व पे, इस देश पे, इस प्रदेश पे आई। तो उसके उपरांत कई आर्थिक व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई। तो इसको आप मजबूरी भी कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका कहना है कि मजबूरी भी कह सकते हैं। चेतराम जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे पास जो कर्जा था सिर्फ कोरोना की जो महामारी आई उसकी वजह से आया, तो इसमें आपका क्या कहना है? कोरोना में आपको मालूम है इन्होंने सबसे बड़ा घोटाला किया, इन्होंने कोरोना में किया, इनके डायरेक्ट अंदर हो गए, ये इनको मालूम नहीं है कि किस भाषा में बात करते हैं। आज की डेट में जितना भ्रष्टाचार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, इतना इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। और जितने कर्जे पिछली जितनी भी सरकारें रही, उतना कर्जा 45,000 करोड़ कर्जा हिमाचल प्रदेश में हुआ, चाहे शांता जी की रही, डॉक्टर साहब की रही, वीरभद्र सिंह जी की रही, और सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है हमारी। कैसी डबल इंजन की पैकेज लाई है ना वहाँ दिल्ली से, तब तो माने हम डबल इंजन की सरकार है। कर्जा ही बढ़ाई जा रहे, कर्जा भी अगर सही इस्तेमाल हो तब भी माने और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कोरोना काल में भी जितने घपले इन्होंने किए उतने कहीं भी भारतवर्ष में नहीं हुए। मेरा इल्ज़ाम है इन पर, भारतीय जनता पार्टी जो जब से शासन आई है सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड ने लान डाली। तो देखिए, प्रशांत जी आपसे भी जवाब लेंगे। शेर सिंह जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि जितने भी भ्रष्टाचार की सीमाएं थी वो लांगी, पर आप यहाँ पे पार्टी बनाने आए हैं कि बिखराव करने आए हैं? क्योंकि आप ही के नेता शाम को बीजेपी में होते हैं, सुबह आम आदमी पार्टी में। तो आप हिमाचल की जनता से क्या चाहते हैं कि केजरीवाल जी ने कहा कि सभी इकट्ठे हो जाइए, जो बीजेपी से नाराज है या कांग्रेस से नाराज है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। इस प्रदेश में जब से पंजाब में जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, इस प्रदेश का आम आदमी पार्टी की तरफ बड़े आशापूर्ण निगाहों से देख रहा है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से दिल्ली में आम लोगों की समस्याएं सुलझी और पंजाब में आते ही जनहित के मुद्दों पे सरकार काम करने लगी, उसी तर्ज पे यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी
और आम आदमी के सहयोग से यहाँ पे आने वाले चुनाव। शेर सिंह जी, मैं आपसे चीज पूछता हूँ, आपने कहा कि यहाँ पे पार्टी आ रही है, आप ही के ही मीडिया प्रभारी हरदीप सिंह पुरी खालिस्तान की नोट लगा के ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं कि खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आप ही के ही नेता अगले दिन उनको सारी चीजों से निकालते, तो क्या आपकी पार्टी यहाँ पे खालिस्तान की विचारधारा लेकर चुनाव लड़ रही है? देखिए मुझे पता था ये क्वेश्चन आना चाहिए और आया, बहुत अच्छा है। मेरे कुछ भाई यहाँ समझते होंगे शायद ये खालिस्तान, मैं चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, मैं सारी एक एक चीज अभी आपको बता देता हूँ। खालिस्तान का मुद्दा किसने शुरू किया, अरोमा होटल से शुरू हुआ, क्या क्या हुआ ये सारी दुनिया जानती है। उसके बाद अकाली दल जो सबसे ज्यादा नजदीक जो है खालिस्तानियों के साथ है, उस दल के साथ ये जो बीजेपी ने तब तक संबंध नहीं तोड़ा जब तक किसान आंदोलन नहीं हुआ। तो मैं कृपया जनता समझे, ये जो खालिस्तान का मामला है ये कांग्रेस से होते हुए अकाली दल के पास आया और समझो बीजेपी का भी इसमें मूल इनको समर्थन था। चलिए, आपने अपना जवाब दे दिया। चेतराम जी से मैं अगला प्रश्न करूंगा। हालांकि भाजपा के अविनाश राय खन्ना जी, जिस दिन आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू जी चीफ बनाए गए, रानी प्रतिभा सिंह जी को चीफ बनाया गया, तो अविनाश राय खन्ना जी ने सीधा इल्जाम लगा दिया कि परिवारवाद जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़ा रही है। रानी प्रतिभा सिंह जी को भी आज की तारीख में जो आगे ले गया, तो परिवारवाद ही आगे बढ़ा रहा है, हिमाचल आगे नहीं बढ़ेगा। इस पे आपका क्या कहना है? ये मसला परिवारवाद का नहीं है। हिमाचल प्रदेश में श्री वीरभद्र सिंह जी का रोल राजनीतिक विकास में सबसे ज़्यादा रहा हुआ है और उनका मुकाबला करना आज की डेट में कोई भी ऐसा शख्सियत नहीं है जो वीरभद्र सिंह जी का करे। और ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, इसमें चाहे कोई भी दल हो। उनका ये कहना है, मुकेश ये अविनाश राय जी का कहना है कि ये हिमाचल में पहली बार हो रहा है कि एक वर्किंग अध्यक्ष और 4 उनके मेंबर है, मतलब जो एक पार्टी के जो डिसीजन लेने हैं वो कहीं ना कहीं आपके और लीडर्स का जो है वो इंटरफेयर रहेगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? इंटरफेयर का मसला ही नहीं होता है, इसमें कलेक्टिव डिसीजन लिए जाएंगे। एआईसीसी की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन आई है, प्रदेश में भी हमारी बात आई हुई है। भाजपा ने एक और आरोप लगाया है कि आपने जल्दबाजी में बिना किसी निर्णय लेके, उनको डर था कि कुछ कांग्रेस के जो नेता थे वो भाजपा में जा सकते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? डरी हुई तो कौन है पार्टी, वो तो मालूम होना चाहिए। आज इनके नड्डा साहब आ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अभी क्या नाम अपने अमित शाह जी आ रहे हैं, एक डर नहीं तो क्या है। अभी तो बने, अभी तो प्रतिभा सिंह जी आई भी नहीं है, फॉर्म भी नहीं आई है, कार्यकारी अध्यक्षों ने अपना काम भी नहीं संभाला हुआ है। आगे देखेंगे, आप समय बताएगा इसको कि कांग्रेस किस तरह से लोगों के बीच में जाएगी, ये सबको मालूम है। प्रशांत जी, जैसे इन्होंने आप पे आरोप लगाया कि अभी पार्टी पूरी फुल फॉर्म में नहीं आई है, जो ये कह रहे हैं उस पे आपका क्या कहना है? पहला तो आदरणीय चेतराम जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर बड़े संगीन आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए। तो सबसे पहले तो मैं इनको ये जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के मुंह से किसी दूसरे दल के ऊपर भ्रष्टाचार के मिथ्या आरोप लगाना कभी भी शोभा नहीं देता। इनकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक सभी जमानत पे आज के डेट में है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे है, राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के आरोप में है, आदरणीय वीरभद्र जी अब हमारे बीच नहीं है तो उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनके सुपुत्र विक्रमादित्य जी जमानत पे है आज की डेट में। ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, न जाने कितने घोटालों के ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम हिमाचल के मुद्दों की बात करेंगे। अगली मैं बात करूंगा सत्तासीन पार्टी से बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी की अगर हम बात करें, CMIE का डाटा, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, साफ साफ कहा दिया गया है कि CAG रिपोर्ट में कि 8 लाख युवा हिमाचल में बेरोजगार हैं और कांग्रेस जो है उनका आंकड़ा 14 लाख का है। तो सर मेरे को ये बताइए कि जो ये CMI का डाटा है, 8 लाख बेरोजगार है और मंडी में 1,60,000 युवा ही बेरोजगार है, तो इस पे जो बेरोजगारी को रोकने के लिए आपकी पार्टी क्या काम कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हिमाचल प्रदेश में आई
तो उसके बाद ये सर्वविदित है, कोरोना एक फैक्ट है, इसके कारण भी बेरोजगारी जो है वो बढ़ी है। परंतु मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, कम से कम ना आपने 8.5 लाख तक तो आए। अदरवाइज ये मेरा आंकड़ा नहीं है प्रशांत जी, मेरा आंकड़ा नहीं है, CMIE वो एक अथॉरिटी है, मेरा आंकड़ा नहीं है। आपने बात तो रखी कि ऐसा भी कोई आंकड़ा है। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी जो पिछले दिनों से 15-15 लाख बोल रही है, इससे पूर्व की कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेरोजगारी के ऊपर आरोप लगाए, ये बताए कि इनके टाइम में कितने बेरोजगार थे। आज आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने स्वावलंबन योजना के तहत आज हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका दिया हुआ है पिछले 4 वर्षों में, जिसमें 2 साल कोई किसी प्रकार का कोई कार्य हिमाचल प्रदेश नहीं हुआ। उसके उपरांत भी 75,000 से ऊपर के युवाओं को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में रोजगार दिया गया है। क्या इनका आंकड़ा, इनके पास अभी तक वो आंकड़ा नहीं पहुंचा? सीताराम जी आप बताइए आंकड़ा कहां तक पहुंचा है? आप सभी पार्टियां अपना अपना बूथ करने, मजबूत करने में लगी हैं, बट हिमाचल का यूथ कब मजबूत होगा? जैसे आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे ऊपर क्या इल्जाम लगाए? हाँ, हमको तो सत्ता से बाहर लोगों ने किया है, इनका काम रखा है करने को भी बेरोजगार दो, लोगों को दो। ये रोजगार आपने देखा नहीं, इनमें पेपर लीक अभी हुआ है, देखा आपने रोजगार कैसा रोजगार? पहले कुछ दिन पहले इनने लड़कों की भर्ती है, वो देखा इन्होंने, आपने कैसा रोजगार दे रहे? जितना रोजगार में, मेरा इल्जाम है, जितना रोजगार में भ्रष्टाचार और गलत तरीके से इन्होंने करा, हिंदुस्तान की कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिस तरीके से जो तरीका इन्होंने बरता, हिंदुस्तान की कोई सरकार नहीं होगी। मेरे पास इसके आंकड़े हैं, मेरे पास इसके प्रूफ है, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी शेर सिंह जी, जैसे इन दोनों ने बताया हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा, अपने अपने आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? बड़ी अजीब बात है, दोनों पार्टियां ये तो इन्होंने बताया नहीं कि कैसे हम रोजगार देंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ये पार्टियां चाहती तो यहाँ पे बेरोजगारी दूर हो गई होती। यहाँ पे बहुत हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, जगह जगह पे हाइडल प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं और बत्ती और नालागढ़ में फैक्ट्रीज हैं। उस टाइम ये बात हुई थी कि हमारा यूथ जो है 75% लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन मैं बताऊँ रोजगार यहाँ कैसे मिलता है। यहाँ लार्जी प्रोजेक्ट लगा, वहाँ पे यूथ के रखने की बात शुरू हुई, तो रोजगार जब दिया गया, एक भाजपा के मंत्री को वहाँ पे क्रैशर दे दिया गया और बाकी कोई किसी भी यूथ को कोई नौकरी नहीं मिली। अच्छा, गवर्नमेंट चेंज हुई, लोगों ने सोचा कि अब कांग्रेस पार्टी आई है तो वहाँ पे अब जो है जो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, एक कांग्रेस के मंत्री को वहाँ पे क्रैशर दे दिया गया। यानी कि जब भी रोजगार मिला यहाँ पे, चाहे पेट्रोल पंप है, चाहे गैस एजेंसी है, चाहे क्रैशर है, वो भाजपा के या कांग्रेस के मंत्रियों या उनके बेटे या उनके रिश्तेदारों को मिला। यूथ को कभी किसी तरह के रोजगार देने की इन्होंने सोची ही नहीं। शादी जैसे आम आदमी पार्टी के नेता आप इल्जाम लगा रहे हैं, और दूसरा अभी कुछ दिन पहले विक्रमादित्य सिंह जी ने मीडिया के हवाले से बताया कि एक तरफ पेपर लीक होता है और एक तरफ भाजपा के अफसर और एक पुलिस के बड़े अफसर रात को गेटी थिएटर पर नाटी डालते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पुलिस भर्ती में जितनी त्वरित प्रतिक्रिया हिमाचल सरकार द्वारा की गई है और एक रिकॉर्ड समय के अंदर आरोपियों को पकड़ा गया है, ऐसा एक भी उदाहरण कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यकाल में नहीं है। 2016 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पुलिस घोटाला हुआ, आज तक बताइए क्या कार्यवाही हुई उनके ऊपर? HRTC के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ तो 300 पद सृजित किए गए, विज्ञापन दिया गया, 378 के ऊपर इंटरव्यू इन्होंने करवा दी और उसके ऊपर भी 23 ऐसे लोगों को HRTC में कंडक्ट रखा गया जिनकी इंटरव्यू तक कॉल नहीं हुई थी। लेकिन हम प्रशंसा करते हैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का कि जैसे ही उनको ऐसी भनक लगी, एकदम से एक कमेटी का गठन हुआ और तुरंत प्रभाव से आरोपियों को पकड़ा गया है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता को कि जो भी इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं जनता से भी आग्रह करने की कोशिश करूंगा, फिर से आप अपना प्रश्न पूछें। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है हाथ अपना खड़ा कीजिए और प्लीज क्वेश्चन पूछिए। आप बताइए सर, आप बताइए आपका क्वेश्चन। ये हमारे हिमाचल
हिमाचल में बीबीएमबी प्रोजेक्ट जो है पूरा हिमाचल की जमीन पे लगा हुआ है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने आज तक वहाँ पे एक फूटी कौड़ी नहीं ली हुई है और हमारे लोग बेरोजगार हैं। भाजपा और कांग्रेस बताए आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपके ऊपर चेतराम जी पूछ रहे हैं आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? भाजपा पे भी आरोप है, कांग्रेस आप पे भी आरोप है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? जो बीबीएमबी का जो मसला है, कांग्रेस तो जिम्मेवार नहीं है जवाब देने के लिए। भारतवर्ष में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी, मगर मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, विपक्ष में बिठा दिया है। हमारा काम बनता है सवाल करना रूलिंग पार्टी से, मगर चाहे भाजपा हो चाहे दूसरी दल है, ये जवाब ये क्वेश्चन कांग्रेस से करते हैं कि कांग्रेस से करते हैं तुमने क्यों किया? भाई हमने नहीं किया तो हमको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, हरा दिया। आने वाले समय में देखेंगे, हम इस मुद्दे को देखेंगे जब हमारे पास मसला आएगा। 75 साल हो गए, 75 साल। अब आप सत्ता में आने वाले भी नहीं है क्योंकि आप काम नहीं करते, आप दोनों लोग। आप नहीं रहेंगे सत्ता में। आप बताइए क्या क्वेश्चन पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बात करते हैं कि मैं आपसे आग्रह करूंगा, इसमें बात बताइए। आग्रह करूंगा, प्लीज 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 आग्रह करूंगा। मेरे को डिबेट बंद करनी पड़ेगी, मेरे को बंद करनी पड़ेगी। मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लीज बात करनी है तो मुद्दों पे 70 साल मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज 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 बैठ जाइए। आप प्लीज ऐसे माहौल मत पैदा करिए। ये सिर्फ जनता की, यहाँ पे ना कोई कांग्रेस, ना भाजपा, ना आम आदमी पार्टी। जनता के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप ऐसी बहस करेंगे मेरे को एकदम से बंद करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के मैं देखिए आप प्लीज 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 आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज। आप किसी को प्रश्न मत, मेरी बात मानिए। आपसे आग्रह करता हूँ, अगर आप ऐसा माहौल करेंगे मेरे को डिबेट बंद करनी पड़ेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं डिबेट बंद करने जा रहा हूँ। अगर आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया, मैं डिबेट बंद कर रहा हूँ, मैं डिबेट बंद कर रहा हूँ। मैं आपके लिए, हम चंडीगढ़ से उठ के आए, जनता के प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आप ऐसा माहौल पैदा करेंगे मेरे को बंद करनी पड़ेगी। आप बताइए मैं बंद कर दूं? मैं देखिए सर, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप प्लीज बैठिए, आप बैठिए, आपसे मैं पूछूंगा। आप प्लीज बैठिए, आपको मैं बोल रहा हूँ प्लीज बैठिए। आप नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा गलत काम मत करिए। मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूँ, आप प्लीज ऐसा काम मत करिए। हम इतनी दूर से आप लोगों के लिए आए, आप पार्टीबाजी लड़ाई कर रहे हैं, क्या मतलब है इस चीज का? मीडिया पैनलिस्ट वालिया जी आप कुछ बोलिए, इनको समझाइए प्लीज। कृपया करके ये जो भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछिए। मतलब अभी ये जो आज की डिबेट है, इसलिए डिबेट है। आप आप सवाल पूछिए, पर अपने संयम रखिए ना। देखो अभी आपने, कुछ लोगों ने सत्ता में थे, कुछ लोग सत्ता में आना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो लड़ाई झगड़ के सत्ता में आना चाहते हैं इस देश के अंदर, नहीं ये सेम करने का मतलब क्या? आप लड़ना चाहते हैं? आप लड़ना चाहते हैं? मैं आपसे आपके माध्यम से ये इनसे स्वागत आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से हमारे पैनलिस्ट, कृपया करके जो बेरोजगारी का मसला है, फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप प्लीज 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 सर, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, आपसे भी रिक्वेस्ट है भाई साहब, हाथ जोड़ के मेरे को बंद करना पड़ेगा प्रोग्राम। अगर आप ऐसे करेंगे
बोलेंगे मेरे को हार्डली बता रहा हूँ मैं आपको, प्लीज। अगर हमने डीसी साहब से अप्रूवल लिया, एसडीएम साहब से अप्रूवल लिया, पुलिस से अप्रूवल लिया, आप लोगों की आप ऐसे मत करिए, माहौल खराब मत करिए, ये एक अलग संदेश आता है आपका। मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछने जा रहा हूँ यार, प्लीज आप क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज मैं पूछ रहा हूँ, आप बैठिए आप सर, प्लीज थोड़ा सा आप। अगला प्रश्न सीधा हिमाचल के स्वास्थ्य के ऊपर। मैं सत्तासीन डबल इंजन की सरकार से एक बात करूंगा। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार और एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में होती हैं। अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो 51% जो है हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मौतें हो रही हैं, और ये नेशनल एवरेज का 6.9% है, और हिमाचल जो है फर्स्ट है। सत्तासीन पार्टी से पूछेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जो डबल इंजन की सरकार है वो क्या कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, खासकर इस सरकार ने सत्ता के आने के बाद सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक आयुष्मान योजना करके देश की जनता के लिए एक बड़ी ही शानदार योजना बनाई। उसमें कुछ पात्र लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा थी। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उस योजना को आगे ले जाते हुए कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से ना जूझे, इसलिए प्रत्येक हिमाचल वासी के लिए 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मात्र 3 साल का 1000 वो व्यक्ति देगा, और उसे 3 साल तक 5 लाख तक का मुफ्त इलाज जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार उसे देगी। आप नहीं, मौतें क्यों हो रही हैं? फिर आपने 5 लाख तो दे दिए, पर फिर भी मौतें तो हो ही रही है सरकारी। आंकड़ा मेरे पास नहीं है। नहीं, मेरे पास है। डिनाई करता हूं। नहीं, आप डिनाई नहीं कर सकते। देखिए प्रशांत जी, बात मुद्दों की होगी, मेरा आंकड़ा नहीं है। आप सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सर्वे पे जाइए, सीएजी की रिपोर्ट पढ़िए, वहां पे आपको सारे आंकड़े मिलेंगे। 51% मौतें हिमाचल में हो रही है। उसकी आप लेटेस्ट रिपोर्ट भी ठीक है, मैं बीजेपी वालों को, प्रशांत जी को कॉपी भेज दूंगा अगर इनके पास आंकड़ा वो नहीं है। आप बताइए सर, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? 2012 की मैं बात करूं, 2012 की बात करूं तो यही आंकड़ा आपकी जब सरकार थी 40% आपका आंकड़ा था, 51% इनका आंकड़ा हो गया। बताइए आप इसके बारे में। मेरा आंकड़ा जो भी था जैसे आपने कहा, लेकिन हमारा आंकड़ा अगर गलत था तो मेरे भाई जी हमको लोगों ने हरा दिया, तो इनको बता दिया, ठीक है। अब जिम्मेवारी जो है, जो अगर हमारी गलती हुई है तो इनको दी है। ये बोलते आयुष्मान किया है, आयुष्मान इज ए फ्रॉड। क्या बोला मैंने? आयुष्मान इज ए फ्रॉड। प्रशांत जी अपनी बात कर रहे हैं। मेरे पास गाँव में मैंने गाँव के 2 केस भेजे चंडीगढ़ पीजीआई, ठीक है, मेरे पास नाम भी है। ये सोच के कि आयुष्मान कार्ड बना 5 लाख मिलेगा, और वो बड़ा सीरियस कैंडिडेट था। जब वो पीजीआई में गया वो कार्ड ही चला, और उसको घर आना पड़ा वापस, और तब जाके उसने कर्जा रिश्तेदारों से लिया, और अभी भी वो पड़ा हुआ, अभी भी ठीक नहीं हुआ। आरोप लग रहे हैं, प्रशांत जी क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, विपक्ष में है, इनका काम आरोप लगाना है। आज कांग्रेस पार्टी की स्वास्थ्य के प्रति कार्यप्रणाली को देखिए। आजादी के बाद 2000 जब तक कोरोना नहीं आया था, पूरे हिमाचल वर्ष में केवल मात्र 50 वेंटिलेटर थे, उसमें से 20 एकदम खराब थे। कोरोना के कारण हो सकता है मौत का आंकड़ा है बड़ा है, इसको हम डिनाई नहीं करते। आजादी के बाद ऐसी क्या दूरदर्शी सोच नहीं थी कांग्रेस पार्टी के पास कि पूरे हिमाचल वर्ष में केवल मात्र 2 ऑक्सीजन प्लांट थे। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जैसे ही ये कोरोना जैसा संकट आया, हिमाचल प्रदेश में 1050 वेंटिलेटर लगाए। नहीं तो इन्होंने आप पे आरोप भी तो लगाया कि जब कोरोना फैला था तो सेक्रेटरीट में जो था वो घोटाला हो रहा था। ये कहां थे? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में था। कांग्रेस पार्टी के लोग कहां थे? ये तो फर्जी बिल बना रहे थे और अपनी पार्टी को केंद्रीय संगठन को दे रहे थे, उसके अंदर भी ये घोटाला कर रहे थे। कोरोना काल अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सेवा का मौका था, तो कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में होती तो ये देश, ये प्रदेश मौत की
लाशों के ऊपर बैठा होता। ये मेरा आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर। शेर सिंह जी, आम आदमी पार्टी से जैसे ही यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, आपका इन आरोपों पे क्या कहना है? ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जनता को भी मैं पूछना चाहता हूँ, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री आजादी के 75 साल बाद अगर उसको चेकअप करने के लिए प्रदेश से बाहर दिल्ली जाना पड़ता हो और प्रदेश के एक प्रमुख आदरणीय नेता को एयरलिफ्ट करना पड़ता हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है। क्या कहेंगे? केजरीवाल जी को पूछिए कि उनकी खांसी का इलाज दिल्ली में हुआ हो। खांसी का इलाज कहाँ हुआ केजरीवाल? ये शायद प्रसाद जी को पता नहीं है, वो आयुर्वेदिक एक पद्धति होती है जिसके लिए स्पेशली बेंगलोर ही जाना पड़ता है। एलोपैथी की बात हो रही है, ये जो एलोपैथी है, अगर आज तक मैं ये कह रहा हूँ जब बड़े नेताओं को इलाज नहीं हो सकता है तो आम जनता का तो आप सोच ही सकते हैं क्या हाल होगा। मैं फिर से ये बात कहा आपको सहन करें, बता दूं कि ये डिबेट तो चलती रही। कोर्ट पे विनती करता हूं कि लड़ाई का माहौल मत पैदा करें, आपस में प्रश्न तरीके से पूछें। आपका किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछिए, प्लीज हाथ खड़ा करिए। हाँ जी, आप पूछिए। हेलो, मेरा नाम श्यामलाल है, मैं बल से हूँ। जैसा भाई साहब भाजपा प्रवक्ता जी ने बताया कि त्वरित जांच हुई, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो पिछले 4 साल में भर्तियां हुई, क्या उस पर भी जांच चल रही है या नहीं? क्योंकि बेरोजगार जो लोग हैं उनको उनका विश्वास उठ गया है। तो कृपया करके बताएं कि पिछली भी जांच हो रही है नहीं हो रही है। प्रशांत जी सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पहले अभी बेरोजगार जो युवा थे, पुलिस भर्ती जो कैंसिल हो गई, दोबारा से हो रही है, युवा जो है बड़े हताश है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है, जितने भी जो युवा थे जो इस प्रकरण में थोड़ा सा अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनके लिए HRTC के माध्यम से मुफ्त उनको उनके जो केंद्र होंगे परीक्षा के वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। मैं एक बात आपके समक्ष बड़े खुले तौर पे कहना चाहता हूँ कि आज इन्होंने बात की कि अब जितनी भी भर्तियाँ सरकार द्वारा निकाली जाती हैं, होता क्या है कि हम और आपकी तरह ही लोग होते हैं जो थोड़ा सा होता है और कोर्ट में चले जाते हैं। उस कारण कई भर्तियां लटकी हुई हैं, परंतु जो कानूनी व्यवस्था होती है उसके अंदर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। वो कानूनी कार्रवाई अदालत के माध्यम से ही होती है। और जिस प्रकार से ये 2 प्रकरण हुए हैं, जैसा आपने कहा कि एक पुलिस भर्ती और दूसरा एक और हुआ था यहाँ पे JOA, तो उसके ऊपर भी JOA बोला भाई, तो उसके ऊपर भी त्वरित एक्शन किया गया है। जो इसके अंदर आरोपी थे उनको पकड़ा गया है। और मैं फिर से आश्वस्त करता हूँ। ठीक है प्रशांत जी, आपने बात सही करी। मीडिया पैनलिस्ट कपूर जी, वालिया जी प्रश्न पूछे, जो इन्होंने क्या निष्कर्ष लगता है आपको इसको? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक अलार्मिंग सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में है। मैं ट्रिब्यून के माध्यम से बता रहा हूँ कि 1700 कांस्टेबल के लिए 1,87,476 लोग अपीयर हुए। तो आप तीनों पार्टियों के पास ऐसा कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है कि आप ऑप्टिमम लेवल तक अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर पाएंगे? चाहे आप कांग्रेस की सत्ता है, आपकी तो सत्ता है ही बीजेपी की, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आम आदमी पार्टी से पहले इस प्रश्न का लगाएंगे। बात सीधी सी है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी दूर करने के लिए आप आदमी पार्टी के पास क्या योजनाएं हैं, बताइए जरा। देखिए, अगर सरकार अच्छी सोच, अच्छी नीयत और अच्छे विजन डॉक्यूमेंट के साथ काम करे तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। बेरोजगारी, जैसे मैंने पहले बताया कि हिमाचल प्रदेश में पहला जो रोजगार हम प्राइवेट सेक्टर में भी दे सकते हैं, या जो पहला सेक्टर है हाइडल प्रोजेक्ट। हाइडल प्रोजेक्ट में अगर हिमाचल सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार जब आएगी, मिनिमम 80% लोगों को, हिमाचल के लोगों को रोजगार देगी और इनकी तर्ज की तरह अपने मंत्रियों को या मंत्रियों को बेटों को नहीं, रोजगार तो देगी, पर पहली बात कर्जा 17,000 करोड़ का हिमाचल प्रदेश पर है, जिसकी पूरी क्लासिफिकेशन
कैलकुलेशन मैं आप लोगों के सामने करूंगा कि अगर प्रदेश के ऊपर 70,000 करोड़ कर्जा है, जैसे कांग्रेस की तरफ ने सुखू जी ने कुछ बोला कि हिमाचल का हर नागरिक इस वक्त 75,000 करोड़ कर्जे के नीचे है। अगर हिमाचल प्रदेश की इनकम 100 रुपए है तो 100 रुपए में से 29 रुपए सिर्फ डेवलपमेंट पे लगते हैं, बाकी इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी पेमेंट पर 25%, तो हिमाचल प्रदेश के पास बचता ही 29% है डेवलपमेंट के। तो आपका कर्जा कम होगा तब तो डेवलपमेंट होगी ना, तो कर्जे को कैसे कम करेंगे, फिर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। मतलब सबसे पहला काम आम आदमी पार्टी से वो करवाया जाएगा जिसके लिए उनकी कोई गलती नहीं है, जिसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इंडिया में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इंडिया में अगर कोई सरकार प्रॉफिट में किसी पार्टी किसी प्रदेश का बजट प्रॉफिट में है तो वो दिल्ली गवर्नमेंट का है। आप ये समझ सकते हैं इतने ज्यादा। नहीं, मेरी बात सुनिए, दिल्ली गवर्नमेंट का प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि जीएसटी का रेवेन्यू सबसे ज्यादा दिल्ली का है, मैक्सिमम कंपनी उधर है, हॉस्पिटल अच्छे हैं। अब पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में तो उतना रेवेन्यू नहीं है ना, 5 लाख करोड़ का तो ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट पे कर्जा है। कर्जे को दूर करके डेवलपमेंट की एक्टिविटीज कैसे करेंगे आप? जब हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जंगल, पानी और पर्यटन इसको इतना विकसित किया जा सकता है और यहीं से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, लेकिन वो वही सरकार कर सकती है जिसमें जो मुख्यमंत्री और मंत्री की नीयत साफ होगी, ईमानदार होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है आम आदमी पार्टी ये सारे काम कर सकती है क्योंकि इन्होंने करके दिखाया। तो देखिए अगली बात मैं कांग्रेस की तरफ के पास ही पहुंचूंगा। ये जो शेर सिंह जी आम आदमी पार्टी से जो ये चीज बता रहे हैं कि इनकी नीयत बहुत साफ है, इसके ऊपर क्या करना है? और हिमाचल की जो जीएसटी का कर्जा है इसको हम दूर करेंगे, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए इसके लिए तो हमें रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। पहले तो सरकार के जो भी गवर्नमेंट बनती है उसकी आय जनरेट करनी पड़ेगी। जब पैसे जेब में होंगे तब खर्च करेंगे। वर्तमान सरकार ने तो कर्जा लिया और खर्च कर रही है, कहाँ खर्च कर रही है तो ये तो पूरे हिमाचल प्रदेश जानता है। लेकिन इस बोलने में क्या लगता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हमारी आय सीमित है, हमारे खर्चे दिखने वाले ओपन रिकॉर्ड है। हमें सबसे पहले अपने इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। इनकम जनरेट जब प्रदेश में होगी तब जा करके हम इसके बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो देखिए 2007 से लेके 12 तक तो आप ही की सरकार थी, तो आपने क्यों नहीं सोचा उसको? क्यों नहीं सोचा? ये जो नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, जो बोलने वाले और सुनने वाले जो भी नजर आ रहा है, 90% जो नजर आ रहा है वो कांग्रेस की देन है और कांग्रेस पार्टी की देन है। आप भूल जाते हैं कि जहाँ पर आप खड़े हैं ये भी कांग्रेस की देन है। हम मंडी शहर को याद करिए, हिमाचल प्रदेश के चप्पे चप्पे को याद करिए। हमारे सामने आज जब जितनी उम्र हुई है सबसे अधिकांश समय में कांग्रेस ने डेवलपमेंट की है। इन बाकी दलों का कोई रोल है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में एक से लेकर के प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन बेचा जाता है। कांग्रेस में अगर कांग्रेस ने तैयार की है, हॉस्पिटल है, बड़े एम्स है और दूसरे हॉस्पिटल, कांग्रेस पार्टी में इनका क्या योगदान है? इनका क्या योगदान है मुझे बताएं। बोलने में क्या जाता है? ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिल्ली कर देंगे, पंजाब कर देंगे। ये तो करने पर लगता है, करना जब आता है ऐसा मैं भी बोल दूंगा मेरी नीयत साफ है। नीयत किसने देखी? नीयत किसने देखी? हमने, ठीक है हमसे गलतियां हुई हैं, लोगों ने हमको रिजेक्ट किया है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो तालियां बजाने वाले, जो खुश होने वाले, इनको ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में 4 चुनाव हुए, 4-0 हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमको इतना आशीर्वाद दिया, इतना स्नेह, इतना वो दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। आने वाले समय में जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता देखेगी किसको मेजॉरिटी देनी, किसको आशीर्वाद देनी, ये जनता ने फैसला करना। तो देखिए यहाँ पे ये अभी तक जो हमने मुद्दे इन पार्टी के नेताओं से डिस्कस किए, शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवा का, मैं फिर से जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, ये आप ही का ही शो है और आप प्रश्न पूछें। प्रश्न जी सर, प्रश्न पूछिए। अगर 70 साल में 400 का गैस रसोई मिलता था तो इन 8 सालों में उसका क्या रेट है ये बताइए। चलिए वो तो आप सभी लोगों को पता है कि क्या रेट है। और किसी का कोई प्रश्न? जी 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 जी, एक मिनट मैं वालिया जी का प्रश्न ले लेता हूँ। जी वालिया जी बोलिए। मैं जो कांग्रेस है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी से ये जानना चाहता हूँ कि जो हिमाचल की अर्थव्यवस्था है
ये हिमाचल की अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल भी जो है वो हम अपने ऊपर खड़े नहीं है। हम जो है केंद्र पे आश्रित है, हर चीज़ पे केंद्र पे आश्रित है। ये तीनों पार्टियों के का क्या प्लान है कि हमारे रिसोर्सेज बढ़े। जैसे कुछ लोगों ने कहा है, बीच में कुछ बातें उठी है, लेकिन रियल सेंस में कांग्रेस भी इतने साल आज सत्ता में रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार थी। लेकिन जो हमारा शेयर है 7.5% शेयर जो बिजली का शेयर है, वो अभी तक राजस्थान, हिमाचल, क्या बोलते हैं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली अभी तक नहीं दे पाया है। करोड़ों रुपए का बकाया इन स्टेटों के पास है। क्या ये तीनों पार्टियां इसके बारे में क्या सोचती हैं? नंबर 1, एक मिनट प्लीज। दूसरा, हमारे प्रदेश के पास जो रिसोर्सेज है वो ठीक है, जंगल है, जंगल जमीन है हमारी, जंगल है हमारे, लेकिन जंगल जो है हम बचा रहे हैं पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, ताकि पंजाब में बाढ़ ना आ जाए। अगर हमने जंगल काट दिए और बेच दिए और उससे हमारे रेवेन्यू सोर्सेज हो गए और दुनिया के अंदर जो परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको बचा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में केंद्र सरकार जो है हमें क्या देगी है? एक मिनट सर, ये क्या हमें उसकी रॉयल्टी, जैसे बिहार में रॉयल्टी मिलती है आपकी, क्या बोलते हैं, कोयले पे रॉयल्टी है, कोयला उसका निकलता है, रॉयल्टी मिलती है उनको। हिमाचल प्रदेश में पानी है, पूरे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को हम पानी देते हैं, तो क्या हिमाचल को उसकी रॉयल्टी नहीं मिलनी चाहिए? हमारे रिसोर्सेज तो यही है ना, हम ना पानी रोक सकते, ना हम जंगल काट सकते, ना हम जो है कोई और डेवलपमेंट स्कीम कोई खड़ी कर सकते, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज नहीं है। तो ये तीनों पार्टियां जो है इसके बारे में क्या करेंगे? और दूसरी बात, बेरोजगारी जहाँ तक सवाल है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा जो है वो एक आने वाले दिनों में, मैं ये कहना चाहता हूँ तीनों पार्टियों के लिए ये एक चुनावी मुद्दा बनने वाला है। मैं अपने बल से आता हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज में ले जाना चाहता हूँ आपको। वहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज में जितनी भर्तियाँ हुई आउटसोर्स में, वो आपको चैल चौक से ऊपर के लोग सारे मिलेंगे जो वहाँ पे काम करते हैं, और जो ठेकेदार है वहाँ पे, वो जो ठेकेदार है वो सारे के सारे आपको रिवार्ड से पहली तरफ के मिलेंगे, चाहे वो क्या कहते हैं उसका ठेका है, कैंटीन का ठेका है, चाहे वो सफाई का ठेका है, चाहे वो अंदर जो क्या कहते हैं पार्किंग का ठेका है, और दवाइयों का ठेका जो सुंदरनगर के पास है। सुंदरनगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जन स्वास्थ्य, मैं वो सीनियर सिटीजन हूँ, मैं वहाँ दवाई लेने गया, उन्होंने बोला ये दवाई नहीं है यहाँ पे, साथ ही दवाई की दुकान खुल गई है। मैंने पूछा किसकी दुकान है? बोले राकेश अम्बाल की दुकान है। मैं तो हैरान हो गया। ये है यहाँ पे रोजगार जो है अपने लोगों को दिया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि रोजगार का जो मसला है इसको आपको जल्दी रिजॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रदेश का नौजवान जिसने आपको बम्पर सपोर्ट दिया है, बम्पर सपोर्ट दी है, वो आपको नहीं बख्शने वाला अगर आपने इसको पूरा नहीं किया तो। प्रशांत जी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे हैं, पर एक प्रश्न हम भी पूछेंगे कि जून महीने में सेंटर से 3,000 करोड़ की जो किस्त है, जो जीएसटी का एक एड जाता है हिमाचल को, वो भी बंद है। जैसे वालिया जी ने प्रश्न पूछा कि जिस स्पोर्ट से मतलब बेरोजगारों को ऊपर उठाने के लिए आगे आने वाले समय में जयराम सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, हिमाचल जैसे प्रदेश में काफी स्कोप है। सबसे पहले तो ये विवेचना करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज ऐसी स्थितियां क्यों आई। पूर्व की सरकारों ने, खासकर कांग्रेस पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण आज इस प्रकार की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी है। आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश जो प्रकृति का एक नायाब नमूना है, भगवान का दिया हुआ ऐसा शानदार उपहार है हमारे लिए। कांग्रेस पार्टी ने इतनी साल तक देश प्रदेश पे राज किया, क्या हुआ? क्या ये हिमाचल प्रदेश को एक विकसित पर्यटक स्थान नहीं बना सकते थे? आज आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने शिव धाम नाम का एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इस मंडी शहर में चल रहा है। वो तो कांग्रेस आरोप लगाती है कि वो तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। काम लगा हुआ है, एकदम नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा कि कोरोना के कारण कई व्यावसायिक, आर्थिक और सभी प्रकार की गतिविधियां 2 साल तक पूरी तरह से बंद रही हैं। ना कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, ना अन्य कोई कार्यवाही हुई है। आप बताएं, बीड डीलिंग में पैराग्लाइडिंग कितनी शानदार स्कोप है।
तो उस गंतव्य को अगर विकसित किया है तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। आप सराज विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, जंजहड़ी में इको पर्यटन गंतव्य बनाया गया है। आज तक क्या इनके पूर्व के जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी सरकार को किसी प्रकार का कोई आभास नहीं हुआ कि हिमाचल प्रदेश में इतने स्कोप है। राजनीति तथा पानी वाटर स्पोर्ट्स के लिए आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 13.5 करोड़ लेके आए हुए हैं ताकि पर्यटन की दृष्टि से उसको सशक्त किया जाए। अटल टनल उसका जिस प्रकार से दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, इतना डिले किया, हम धन्यवाद हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कि उनके प्रयासों से आज अटल टनल बन कर तैयार। जवाब ले लेते हैं प्रशांत जी जवाब ले लेते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अटल टनल को बड़ा पीछे ला दिया और जो भी कमियां रही वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रही, क्या कहेंगे आप? सारी कमियां हैं, ये सारी कांग्रेस सवाल भी जवाब दो कांग्रेस, गलत किया कांग्रेस, ये किस लिए मेरा प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, बताएं ये क्या इनको मैं आपसे जवाब लूंगा, जवाब ले रहा हूँ मैं प्लीज जवाब इनका ये बोलते हैं मेरे को जवाब देना मुझे जरूरी है, और मैं ये कहता हूँ सब चीज का जवाब देना ये जरूरी नहीं है। मुझे देखना है कि मुझे किस चीज का जवाब अटल कोई रातों रात बन, क्या कांग्रेस का इसमें रोल नहीं है? अभी इन्होंने कहा, क्या नाम है इनका, प्रशांत साहब ने कहा कि चेतराम जी वीरभद्र सिंह जी को कोर्ट किया इन्होंने। ठीक है, मैंने सभी कांग्रेसियों को वोट किया हुआ है, मैं एक को वोट नहीं करता। जिंजाड़ी में जो टूरिज्म करा वो श्री जयराम ठाकुर ने किया। मैं इनको इनकी जानकारी में ताज़ा या इनको जानकारी देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी इनके माध्यम से देना चाहता हूँ कि जो ये टूरिज्म, ये जो जिंजाड़ी में जो टूरिज्म अप्रूव किया है, ये 24 करोड़ रुपया की लागत से श्री वीरभद्र सिंह जी ने अप्रूव किया है। नंबर 2, शटाधार में टूरिज्म की जो है वीरभद्र सिंह जी ने अप्रूव इसको किया। वीरभद्र सिंह जी ने मेरे कहने पे 3 डिग्री कॉलेज खोले। मुख्यमंत्री जी क्या उसका 3 के 4 कर सकते हैं? हमारे को मुख्यमंत्री जी ने जो वीरभद्र सिंह जी थे 22+ सराज चुनाव क्षेत्र विच इज रिकॉर्ड इन हिमाचल प्रदेश, इन्होंने तो 5 या 10 खोले होंगे। ये बात करते हैं सराज में, सभी कहते हैं सराज में काम हो। मैं इल्जाम लगाता हूँ इनके ऊपर कि चेतराम, मैं एमएलए भी नहीं था, मैं एमएलए भी नहीं थी, हाँ मैंने जो जितने काम जो वीरभद्र सिंह जी ने से करवाए उसका मुकाबला मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ। चलिए ये प्रश्न हो गए प्रशांत जी, प्रश्न बहुत ज्यादा है, टाइम बड़ा कम है, बस जी बोलिए। चेतराम जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के ये वही चेतराम जी हैं जिन जो बोलते हैं कि उनके कहने पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने बड़े बड़े काम किए। ये वही चेतराम जी हैं जिस स्कूल का उद्घाटन जयराम ठाकुर जी करके गए थे, उसी स्कूल का उद्घाटन पुनः इनके कहने पर ही वीरभद्र जी ने किया था। इनके कहने पर ही स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने ऐसे कार्य किए, इनको सत्ता से दूर होना पड़ा। चलिए ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहेगी। मेरा अगला प्रश्न दोनों पार्टियों से है। मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। जी बोलिए, आप नाराज मत होइए प्लीज, नाराज नहीं होगा आप बोलिए। देखिए, एक बहुत बड़ी बात आदरणीय बालिया जी ने कही है। मैं आप लोग सब समझिए, हमारी बेरोजगारी दूर क्यों नहीं हो रही है? यही वो कारण है जिसके कारण बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है। कि आज क्या हो रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पे अगर कोई आदमी लग रहा है तो सराज से लग रहा है, ठीक है, और वहाँ पे अगर कोई ठेका ले रहा है तो धर्मपुर से लग रहा है, और धर्मपुर वालों को ठेका लग रहा है। यानी कि इन दोनों पार्टियों की सोच सिर्फ, अच्छा, और इससे पहले क्या होता था, या तो रामपुर रोड से लगेगा या कोई दूसरे जहाँ पे कोई प्रभावशाली नेता होता था वहाँ से लग जाता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब जो प्रदेश के जो युवा बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है, उनके बारे में कौन सोचेगा? अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में तो ये बीजेपी वाले सोच रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं जब ये सीटों से जब नौकरी लगती है तो क्या उसमें गुणवत्ता होगी? ये पहले भी हुआ है, कांग्रेस के टाइम पे भी यही हुआ है, और अब लेकिन आम जनता समझ
चुकी है। अगर बेरोजगारी अगर कोई दूर कर सकती है वो तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के स्कूलों में अब पढ़ाया जा रहा है कि कैसे बच्चे रोजगार भी पढ़ते पढ़ते भी पैसा कमाने लगे हैं, और उसके बाद उसी तर्ज पे उनको आगे भी हर तरह से वो सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है शेर सिंह जी, आपने बहुत अच्छा अपना दिया कि पढ़ाई के साथ साथ जो है रोजगार मिल रहे हैं, स्टार्टअप हिमाचल में आ रहे हैं। अगला प्रश्न में जो मेन मुद्दा है, हिमाचल प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें, चाहे सरकारें किसी भी पार्टी की रही हो, जनता के मुद्दे सर्वोपरि है। मैं सबसे पहले अपना प्रश्न इन कांग्रेस और भाजपा के प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि 2015 में जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेंटर में थे, हमारा कोई भी एक्सीडेंटल केस अगर हिमाचल में होता है हमारे को रेफर कर दिया जाता है चंडीगढ़ चले जाएं। क्यों? 2015 में सेंटर ने 60 करोड़ दे दिया, चाहे सरकारें बीजेपी की हो कांग्रेस की रही हो, आज तक 7 साल बाद भी जो थे ट्रॉमा सेंटर नहीं बन पाए। इसके लिए कौन दोषी है? मैं भाजपा से पूछूंगा। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर आपका संबंध, इस प्रश्न का संबंध जो है सीधे तौर पे प्रश्न स्वास्थ्य का हो गया। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए कि 7 साल हो गए, 60 करोड़ रुपया 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया, वीरभद्र जी की सरकार थी, उसके बाद आपकी भी आई, पर वो ट्रॉमा सेंटर जो 7 बनने थे आपके टांडा में, मंडी में, आपके हमीरपुर में, तो यहाँ पे एक सीएजी की रिपोर्ट जो कि खुलासा करती है कि सरकारें किसी की भी हो काम क्या कर रही है। सीएजी ने साफ किया उच्च अधिकारियों में जब डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हुई कि ये सिर्फ उच्च अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज की देश में, आज की डेट में जो हिमाचल प्रदेश की जनता हो उनके लिए ट्रॉमा सेंटर से चंडीगढ़ ही रेफर करना पड़ता है। देखिए, इसके ऊपर सरकारी स्तर पर कार्य चला हुआ है, कुछ टेक्निकल इशू होते हैं, उसके ऊपर मैं कोई बयान नहीं दे सकता, परंतु ऐसा पहली बार हुआ है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक विश्व स्तरीय एम्स जैसा संस्थान हिमाचल प्रदेश को दिया है। तो आने वाले समय में इस प्रकार के जितने भी केसेस होंगे, हमारा मानना है कि जल्द ही उसका उद्घाटन होने वाला है और इस प्रकार के केस कभी भी चंडीगढ़ रेफर नहीं होंगे, इनका यहीं पे हिमाचल में ही इलाज होगा। आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा मैं सीधे तौर पर। अभी कुछ दिन पहले पंजाब में 2 समुदाय के बीच में टकराव हुआ और जब भगवंत मान जी से इसी चीज के ऊपर प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें भाजपा और अकाली दल का होगा। इसमें जो पटियाला में कुछ 2 समुदाय के बीच में अगर कुछ टकराव हुआ तो जब भगवंत मान जी से सीएम जो आम आदमी पार्टी के, सीएम जो है आम आदमी पार्टी का, उनका ये कहना था कि इनमें भाजपा और अकाली दल का हाथ था। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उनका केवल एकमात्र लक्ष्य रहा है वो अराजकता, और इसका ताजा उदाहरण आप सभी लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ा उदाहरण है भिंडरेवाला जो खालिस्तान समर्थक है, उनका आपने लोगो देखा होगा, देखा है ना। और आम आदमी पार्टी जब पंजाब में चुनाव लड़ने आती है तो इनका जो लोगो है उसको देखिए, एक बराबर है। ये आरोप हमने नहीं लगाए हैं, इनके फाउंडर मेंबर कुमार विश्वास ने लगाए हैं कि इनके संबंध खालिस्तानियों के साथ है, पुन्नू के साथ है, पुन्नू ने उसकी पुष्टि की है। शेर सिंह जी जवाब देंगे इसके ऊपर, जैसे इन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आपके संबंध जो आतंकवादी पुन्नू है उनसे है। चलो, अब बात चली पड़ी है, मैं पूरा क्लियर करता हूँ। आतंकवाद कैसे शुरू हुआ? भिंडरावाले जी की मीटिंग हुई आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बीच में और अरोमा होटल में हुई है। ये सारे तथ्य हैं, ये सारे सबको पता है। तो भिंडरावाले जी को लाया गया कि हम अकालियों के या कांग्रेस उसके अकालियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए भिंडरावाले जी पैदा हुए। उसके बाद क्या हुआ सबने देखा कैसे कैसे हुआ। उसके बाद मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप आज पंजाब जाइए, किसी अकाली मंत्री के साथ या अकाली कार्यकर्ता के सामने बोलिए कि भिंडरावाले खालिस्तानी थे, तो आपको पता लग जाएगा कि खालिस्तानी कौन है। और ये जो अकाली दल है, ये अकाली दल के साथ ये जो बीजेपी जो आज बात कर रही है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद खालिस्तानी आगे बढ़े हैं, ये आप इनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये तब तक
तब तक बीजेपी अकाली दल के साथ रहे जब तक किसान आंदोलन नहीं हुआ। तो इस चीज को ज्यादा मत बोलवाइए। ये जो दोनों पार्टियां थी, इसलिए मैं चाहता हूँ देखिए आम आदमी कि हम खालिस्तान के साथ नहीं है। आप उनको मैं पूछ लिया इस मुद्दे के ऊपर हम आप आगे नहीं जाएंगे। हिमाचल प्रदेश वो आंटी जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बताइए आंटी जी बताइए। बेसिकली आम पार्टी की महिला अध्यक्ष हूँ और मैं प्रशांत जी से एक पूछना चाहती हूँ कि आज तक 4.5 साल में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और जो तेल 70 रुपए का था 270 में चढ़ गया है। सिलेंडर गैस जो है 1070 में चढ़ गया है। युवा बेरोजगार युवा है, सब पे घूम रहे हैं 1100 वर्ग जो है रोड पे घूम रहे हैं। क्यों नहीं रोजगार दिया? क्या पूछ रहे हैं आप पूछिए। सॉरी, तो ये तो बेरोजगारी के ऊपर मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। अगला हिमाचल के मुद्दे की हम बात करेंगे कि हिमाचल पथ परिवहन निगम, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चलता रहता है। सरकारें जब भी आई, चाहे भाजपा की हुई कांग्रेस की हुई, आज भी जो ड्राइवर हैं कंडक्टर हैं अपने हकों के लिए जो है वो सरकार से लड़ रहे हैं और ये कॉर्पोरेशन जो है आज तक फायदे में नहीं रहा। प्रशांत जी क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसमें तो पहला बात यह है कि एचआरटीसी को कॉर्पोरेशन बनाया किसने और किन कारणों से बनाया। पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट के लोगों को 3-3, 4-4 महीने तक अपनी पेंशन अपने वेतन के लिए जूझना पड़ता था। परंतु आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने ये तय किया है और पिछले दिनों ही एक इफेक्टिव अमाउंट जो है वो एचआरटीसी को दिया है कि वे जितने भी पेंडेंसी है कर्मचारियों की एचआरटीसी के उनको पूरा करें। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि पिछले समय जिस प्रकार की बातें मीडिया के माध्यम से भी चली, तो एचआरटीसी के पास कम से कम 3300 गाड़ियों का काफिला है। तो हो सकता है उसमें 10-15 गाड़ियां टेक्निकली रूप से उसमें फॉल्ट होता है, परंतु एचआरटीसी को दिया है कि वे जितने भी पेंडेंसी है कर्मचारियों की एचआरटीसी के उनको पूरा करें। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि पिछले समय जिस प्रकार की बातें मीडिया के माध्यम से भी चली, तो एचआरटीसी के पास कम से कम 3300 गाड़ियों का काफिला है। तो हो सकता है उसमें 10-15 गाड़ियां टेक्निकली रूप से उसमें फॉल्ट होता है, परंतु विपक्षियों ने उसको ऐसा विपक्षी जैसे आप विपक्षों की बात कर रहे हैं, मैं आपके आंकड़े फिर से बता दूं। जब कांग्रेस एचआरटीसी कॉर्पोरेशन 1000 करोड़, 2012 में 600 करोड़, आपकी ये सरकार आते आते 1000 करोड़, 800 करोड़ सरकार ने अपने फंड से लगाए, 200 करोड़ राजकोषीय घाटे में लगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि आज तक एचआरटीसी जो है फायदे में क्यों नहीं पहुंच सकती? क्यों नहीं एचआरटीसी कॉर्पोरेशन को आप रोडवेज बना देते हैं? नहीं, ये सरकारी तौर पे बात होती है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मसला है आपस में। इसके ऊपर मैं तो पार्टी संगठन का व्यक्ति हूँ, उस हिसाब से बात कर सकता हूँ। कॉर्पोरेशन तो सेंटर का नहीं है, कॉर्पोरेशन के लिए एक फंड करते, कॉर्पोरेशन स्टेट का पार्ट है। जब रोडवेज बनाना है तब तो आपको सेंटर के साथ बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसकी फंडिंग जो है। नहीं, देखिए कॉर्पोरेशन में हिमाचल प्रदेश 4200 करोड़ रुपया जो है कॉर्पोरेशन में लगाती है, चाहे वो एचपीटीसीएल है, पावर कॉर्पोरेशन है या एचआरटीसी है। सीएजी रिपोर्ट में यहाँ भी बोला कि सरकारें किसी की भी रही हो, एचआरटीसी को घाटे में लाने के लिए सिर्फ अनडिफाइंड रूट जो थे वो दिए गए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे रूट दिए गए। हालांकि एचआरटी क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो एचआरटीसी की है वो आज तक चाहे कांग्रेस की सरकार है या आपकी, वो कभी मीटिंग नहीं हुई। देखिए एचआरटीसी लोगों की सेवा में तत्पर रहती है। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि कई ऐसे रूट पे भी डिपार्टमेंट को बसें भेजनी पड़ती हैं जहां पे आप पता है कि घाटा है, परंतु लोगों की सुविधा के लिए इस प्रकार की सेवा जो है उनके लिए देनी पड़ती है। तो एचआरटीसी को घाटे से उभारने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रयत्नरत है और भविष्य में जितना इसका घाटा कम हो सकता है उसके बारे में पूरे कार्य किए जा रहे हैं। कांग्रेस चेतराम जी, एक प्रश्न मेरे दिल का है, आपसे पूछना चाहूंगा। हम मीडिया के हैं, कुछ दिन पहले सुंदरनगर में एक शराब प्रकरण हुआ, 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई और हम वहां पे रिपोर्टिंग करने गए, परंतु मीडिया के रिसोर्सेज के हिसाब से भाजपा आप पे आरोप लगाती है कि आपने सुंदरनगर में जो थी वो दारू पिलवाई। क्या कहेंगे आप इसके? देखो भाई,
जितने गलत काम किए वो कांग्रेस ने किया। उनका कहना है कि कांग्रेस का हाथ था। मैं ये कहना चाहता, कांग्रेस का अगर हाथ है ना, पकड़ो उनको। तुम्हारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, कानून है, सारी शक्तियाँ तुम्हारे को दी है। पकड़ लिया है, तुम किस लिए बैठे हो? कांग्रेस पार्टी के महामंत्री को पकड़ा हुआ है। पता क्या है? कांग्रेस पार्टी के महासचिव को पकड़ा हुआ है। प्रशांत जी मैं पूछूंगा पहले बोलिए। इनको पता है, इनको बातें करनी आती है। पिछली जब सरकार बनी, गुड़िया कांड पूरे हिमाचल प्रदेश में उठाया, गार्ड हमारा स्वराज का गार्ड कांड उठाया। अब वो गार्ड खत्म, वो गुड़िया कांड आज उसकी बात ही नहीं करते हैं। आज एक हेल्पलाइन जोड़ दी है। पहले इनने क्या बोला था, हम उनको ढूंढेंगे, कातलों को ढूंढेंगे। इनके एक शराब कांड नहीं है, कई कांड इन्होंने किए। एक कांड नहीं है, कांडों की सरकार है। अब इनका जाना तय है, इनका जाना तय है, इनका जाना तय है और कांग्रेस का आना तय है। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे इन्होंने कहा, आगे हम प्रश्न पूछेंगे आम आदमी पार्टी से ही अगला प्रश्न अगर हम पूछेंगे। शेर सिंह जी, मैं आपसे एक प्रश्न अपने दिल का ही पूछता हूँ, क्योंकि मैं भी हिमाचल का वासी हूँ और मैं चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, एक प्रश्न जो हमारे दिल में आता है कि आप सत्ता सीन में कल को मान लिया आ गए, हम किसी को नहीं बोल रहे, आ गए आप हिमाचल प्रदेश में एक नशा, अभी आपने 2 दिन पहले कहा सरका घाट सॉरी धर्मपुर में एक लड़के 2-3 युवाओं ने जो नशा किया था और उसको नशे की ओवरडोज लेके जो था वो उसको दबा दिया गया पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, जो अभी उन्होंने पुलिस में बयान दिया। और ये नशा जो है, मैं बात करूंगा 2017 से लेकर 22 तक 8,500 केस जो थे एनडीपीएस एक्ट में हुए, 46 कॉर्नर हुए। ये जो नशा हिमाचल में बढ़ रहा है और ये नशा नाइजीरिया मतलब आता दिल्ली से है, ये नाइजीरियन आगे क्योंकि मैक्सिमम, तो ये हिमाचल में जो नशा बढ़ रहा है और नशे में हमारे युवा जो फंस रहे हैं, इसको दूर करने के लिए आपके पास क्या योजना है? आप आरोप मत लगाना। डिबेट चल रही है, इस डिबेट में सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि इतना घाटा हो रहा है, ऐसा गड़बड़ हो गई है, सब चीजें हो गई है। पैनलिस्ट तक ने कहा कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये भी समझ लीजिए कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं है तो ये इन दोनों पार्टियों की वजह से हुआ है। तो जैसा आपने कहा, तो आम आदमी भी ये समझ चुका है, तो आम आदमी पार्टी का यहाँ पे आना भी है। प्रश्न देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे पास मैंने आपसे आरोप नहीं पूछा, मैंने ये पूछा नशे को दूर करने के लिए आप आरोप मत लगाइए, आप अपना बताइए, स्टैंड बताइए कि क्या करेंगे आप। देखिए, जो कोई भी एक नशा जो है, इसके लिए नशे को दूर करना, नो डाउट ये जो नशा है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक है। अभी मैं बताऊं, मैं आज भी हम नशा मुक्ति के लिए जनता को आज भी हम उनको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जनता को सबसे पहले हमें जनता को जागरूक करना पड़ेगा और उसके बाद जगह जगह पे, पंचायत लेवल पे, एनजीओ लेवल पे हमें पहले जनता को जागरूक करना पड़ेगा। हमारी जो जनता है, माता पिता है, वो अपने जो किसी बच्चे को अगर लत लगी है तो उसको छुपाए ना और उसको साथ में बताएं एकदम, ताकि उसका इलाज भी हो सके। तो पहला काम तो हमारा होगा कि हम एक अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जनता को जागरूक करेंगे और इस नशे की दूर करने के बारे में और बुराइयों के बारे में बताएंगे। प्लस एक स्पेशल एक विभाग जो है, एक पर्टिकुलर मंत्री को इसको ये जिम्मा भी दिया जा सकता है। नहीं, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जैसे आपने कहा, पर यहाँ पे एक चीज जानने वाली है कि जो ये नशा है ये कहीं ना कहीं से दिल्ली से भी बहुत ज्यादा आता है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बात सही है, नशा दिल्ली से आता है, वो तो आएगा। अब समझना है कि दिल्ली में जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो किसके पास है। दिल्ली पुलिस जो है और जितने भी विभाग है पकड़ने वाले नशा, और उसको वो सब के सब बीजेपी गवर्नमेंट के पास है। और उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है तो ये इस वर्तमान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो इसको रोके, ये उन्होंने करना है। वालिया जी, नशा हिमाचल के लिए बहुत बड़ा, आप प्रश्न पूछिए इनसे, नेताओं से क्या कहेंगे? देखिए, नशे के ऊपर जो है वो हमें बहुत सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि ये नशा जो है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है।
इसका मुख्य कारण जो है वो हमें उसकी तह पे जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुख्य कारण है बेरोजगारी, जिसको आप लोग जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। तीनों पार्टियां बच्चों को जो है वो जो उन्होंने BTech, MTech, उन्होंने क्या MBA, उन्होंने इतनी डिग्रियां कर रखी है कि उनको रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है तो वो फिर जाके किसी इसी प्रक्रिया में जा रही है। तो ये है। दूसरा क्या है कि उसकी जो सोर्स है, जो सोर्स है, प्रदेश की पुलिस ऐसी कौन सी मतलब वो है कि उसको ये नहीं पता कि कौन लोग इस नशे को जो है वो बढ़ा रहे हैं। उनको पकड़ा जा सकता है, जहाँ से नशा आ रहा है उसको पकड़ा जा सकता है। आप चर्च भाड़ू पकड़ते हैं, क्या आप उसको नहीं पकड़ सकते? आप पकड़ सकते हैं, पुलिस इसको इन्फोर्स कर सकती है। और तीसरी बात है कि हमें जो है एक अपने आप में एक अवेयरनेस है वो करने की जरूरत है। उसमें बच्चों को भी, उनके माँ बाप को भी जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। लक्ष्मीधर जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हम इनसे भी पूछेंगे कि नशे के लिए क्या हिमाचल कहाँ पे बढ़ रहा है नशे? देखिए, सबसे बड़ी जो आप बात कर रहे हो बेरोजगारी की, सरकार के पास इतने रिसोर्स नहीं कि हर आदमी को रोजगार दे। इसमें आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना पड़ेगा, इसके लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगी। रही बात नशे की, नशे का कारोबार जो है, अभी आपको मालूम होगा पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मलाना गए थे, उन्होंने पेट्रोल्स कर दिया कि हम भांग को लीगलाइज करेंगे और उसका उद्योग करेंगे। जब मुख्यमंत्री खुद बोल रहा है, मुख्यमंत्री खुद बोल रहा है कि हम इसको लीगलाइज करेंगे, तो इट इज ए मैटर ऑफ क्वेश्चनेबल। आप जो स्कूल लेवल में आइए, नशा जो है एक अपना हमारे इंडिया में 5 स्टेट है वहाँ शराब क्यों बिक रही है? ये देवभूमि है, यहाँ शराब क्यों बिक रही है? आप मोड़ मोड़ में जाइए, शाम को जत्थे बैठे होते हैं, पुलिस क्या करती है? पेट्रोलिंग कहाँ करती है? क्योंकि उस पर पॉलिटिकल असर है, कोई किसी को नहीं पकड़ता है, खेतों में सबका शेयर है। ये सब सरकार के ही एक थैली जट्टे बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे गंभीर आरोप लगा दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे पब्लिक प्रेजेंट है, मैं आपसे पूछूंगा, सिर्फ प्रश्न पूछिए, कोई ऐसा प्रश्न ना पूछे जिससे माहौल खराब हो। पहला प्रश्न आपसे, आप पूछिए प्रश्न। पहले मैं बीजेपी गवर्नमेंट से ये जानना चाहता हूँ कि 4.5 साल हो गए जो इंटरव्यू कर रहे हैं दोबारा रद्द हो रही है, मतलब एक किसकी ये जो? देखिए ये प्रश्न हमने ऑलरेडी ले लिया, आप अपना प्रश्न पूछिए, आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न प्रसाद जी से है कि ये जो पुलिस भर्ती मामला जो लीकेज हुआ, जो पुलिस कांड हुआ, जिसमें कि आपने बोला कि भाई अभी जो पेपर होने वाला है जिसमें युवाओं को बसों के द्वारा फ्री उनके सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है, सरकार द्वारा ये क्या गारंटी दी जाती है कि जिन बच्चों ने अपने खून पसीना और मेहनत की कमाई से और दिन रात पढ़कर वो पेपर क्लियर किया है, आपके पास क्या गारंटी है, आपके पास क्या क्राइटेरिया की वो दोबारा उस पेपर को निकाल सके? पहला प्रश्न पूछ लिया इन्होंने, बच्चे ने पूछा कि अब क्या गारंटी है कि अगली बार जो है वो पेपर लीक ना हो। देखिए, जो प्रश्न होता है, एक होता है जनता के द्वारा क्वेश्चन पुट करना। जिन महानुभाव ने क्वेश्चन पुट किया है ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद की विचारधारा को आगे लेकर जाने वाले लोग। आप प्रश्न का उत्तर बताइए, जो उन्होंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर बताइए। मैं देता हूँ। देखिए, पहली बात, चाहे पार्टी किसी के वो हिमाचल के नागरिक हैं, हिमाचल के, उनका प्रश्न है, आप सीधा आंसर बताइए। देखिए, कानूनी प्रक्रिया के अंदर ये भर्ती आई हुई है, तो इसके ऊपर ना कांग्रेस पार्टी का बस है, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बस है। ये कानून के माध्यम से ही हल हो सकती है। सरकार ने ये कदम उठाया है कि जितने भी अभ्यर्थी ग्राउंड में पास हुए थे, रिटर्न जो लिखित जो उनकी प्रक्रिया होती है उसके लिए उन्हें पूरी सहायता दी जाएगी केंद्रों तक उनको। प्रशांत जी, मैं अब जनता के प्रश्न ही लूंगा, ज्यादा नेताओं से नहीं बात करूंगा। आप पूछिए, आप प्लीज बैठिए। आप प्रश्न बोलने से पहले ऐसा प्रश्न ना पूछे जिससे माहौल तनावपूर्ण हो, सीधा प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है वर्तमान सरकार से, जब भी ये जो बेरोजगारी की बात आती है, कोई कोरोना काल करते रहते हैं। कोरोना काल में इन्होंने बिजनेस के लिए जो है क्या डेवलपमेंट की, जब इनसे पूछा गया कि तो 20,000 करोड़ और ना पता नहीं कितना हजार करोड़, तो उसका जो बायोडाटा है, जो कुछ है, उसके लिए सरकार ने क्या किया? जितना भी कारोबारी आदमी था वो सारा दब गया, कारोबार सारे ठप हो गए। बैंकों ने उनके घर में आके उनको फोन करके 1
टाइम तो ऐसा आ गया, उन्होंने इतना भारी फोन करके ऐसा कर दिया कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने आज तक अभी भी जो नहीं उभरे हुए हैं उसके लिए क्या कर रही है, कृपया जवाब देने की कृपा करें। दूसरा प्रश्न यहाँ पे एक भाई का है, बताइए अपना प्रश्न पूछिए सीधा। सर मैं 2 मिनट लूंगा आपके। सबसे पहली बात, अभी तक JOIT 817 का जो पेपर है वो 2019 का हुआ है, टाइपिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लोग पास होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं आप नहीं हूँ, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, ठीक है सर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप प्लीज आगे जाके सरकार को बोले कि इनका कुछ करिए। 3 साल होगी सर पेपर निकाले हुए। और किसी का प्रश्न प्लीज और पूछे, मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रश्न वही पूछे जो जनता का होगा। ठीक है। अभी सभी बहुत से मेरे भाइयों ने प्रश्न किया बेरोजगारी के ऊपर, JOA का जो भर्ती घोटाला हुआ, और आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न मेरा ये है, जब भारत में अगर कोई रेप करता है उसके लिए फांसी का प्रावधान है, यहाँ तो इन्होंने लाखों लोगों का रेप किया है। ऐसा नहीं, क्वेश्चन सीधा पूछिए, ये कोई प्रश्न आप अगर कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है, अदरवाइज मैं डिबेट को क्लोज करने जा रहा हूँ। अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए आप। हाँ जी सर बताइए प्रश्न, और प्रश्न वही पूछे। मैं डबल इंजन की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के हरे भरे जंगलों को क्यों उजाड़ा जा रहा है, और मंडी जिला के शिक्षण संस्थानों को क्यों उजाड़ा जा रहा है, क्यों यू ब्लॉक को लीज पर दिया गया? क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे? हम भी इसी स्कूल में पढ़े, इसका जवाब क्या है? क्यों लीज पर दिया गया, क्यों उखाड़ा गया? क्या यहाँ मॉल बनेगा, पार्किंग बनेगी, सिनेमा हॉल बनेगा? क्या हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी इसमें पढ़ सकेगी? इसका जवाब। जी प्रश्न इसका पूछने वाली है। मैं वैसे रूलिंग पार्टी से ये सवाल जानना चाहता हूँ कि आप लोग जो है एक दृष्टि पत्र आपने घोषित किया जब आप सरकार में आए। सरकार में आने से पहले आपने घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में अगर आप देखें जब आपने उसमें वायदे किए थे, और खासकर हिमाचल प्रदेश के किसानों के साथ वायदे किए थे कि आप जब आएंगे तो आपको जो है 4 गुना मुआवजा देंगे जितनी भी जमीन रोड पे जा रही है, लेकिन उसका आपने अभी तक जो है उसका 4 गुना मुआवजे का कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने तो गलती कर दी, ये फैक्ट्री वॉल लगाया, लेकिन बीजेपी ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। दूसरा सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, आप कह रहे कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे जिला का है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट कि हमारे जिला का मुख्यमंत्री है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वन की जो उपजाऊ जमीन है, उस उपजाऊ जमीन पे एयरपोर्ट बनाने का क्या औचित्य है? और उसका सर्कल रेट 2 लाख में बिका है। कौन देगा आपको 2 लाख में बिका? क्या कोई ऐसी जमीन, अगर आपको ज्यादा ही शौक है स्पैनीधार में क्यों नहीं बनाते एयरपोर्ट? आपका डांगसीधार है, आपकी क्या बोलते हैं ये जो ऊपर क्या बोलते हैं नंदगढ़ है, फिर आपका जाऊ है, क्या फर्क पड़ता? आप बताओ, आज तक दुनिया के इतिहास में कई एयरपोर्ट जो है बिल्कुल अंदर शहर में नहीं बनते, हमेशा बाहर बनते हैं। क्या ऐसी मतलब सपना आ गया है? और अभी बोला 3 महीने उद्घाटन करूंगा, क्या 3 महीने में उद्घाटन हो पाएगा? 3 महीने, 1 मिनट सर, बहुत ज्वलंत मसला है ये हिमाचल प्रदेश का। हम एयरपोर्ट चाहते हैं, एयरपोर्ट बढ़े, एयरपोर्ट के लिए हम कभी विरोध नहीं करें एयरपोर्ट का, लेकिन जो उपजाऊ जमीन है, कांग्रेस पार्टी ने उस जमीन को लोगों को दिया। कांग्रेस पार्टी ने कई बार बीच में बोलती है कि उसका उद्घाटन नहीं किया इन्होंने। अरे यार, तुमने जमीन दी है लोगों को, 24-48 में जमीन दी है, तुम क्यों कह रहे हैं ऐसा? और बीजेपी तो चलो मान लेते हैं, उसने तो एयरपोर्ट बेचने, अदानी को 6 एयरपोर्ट बेच चुकी है, वो रेलवे बेच चुकी है, आपके जहाज बेच दिए, सारा कुछ बेच दिया। अंबुजा को बेच दिया, अंबानी की, जियो को बेच दी, तीनों फैक्ट्रियां। मैं अदानी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सब कुछ बेचना चाहते हैं। आप जो है ये जो 4 लेन का मसला है, एयरपोर्ट का मसला है, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का मसला है, आपने 50 मीटर की वो लगा दी कि आप घर बनाएंगे तो आपको नक्शा पास करना पड़ेगा। 68 असेंबलियों में से 48 असेंबलियों में आपने PCP लगा दिया। 50 मीटर के बाद आपको
3 मीटर छोड़ना पड़ेगी, 5 मीटर छोड़ना, कहाँ है जगह जो बंदा छोड़ेगा वहाँ पे। तो दोनों पार्टियों से मेरा अनुरोध है कि इन मसलों को आप अपने घोषणा पत्र में या तो इनको रिजॉल्व करें या इनको आगे बढ़ाएं, तब जाके आप जो आगे बढ़। मैं आंसर जरूर लूंगा प्रशांत जी से इस मसले के ऊपर। कांग्रेस भी कहती है कि जयराम ठाकुर जी का जो सपना है ना ड्रीम ही रह जाएगा, और जैसे यहाँ पे पैनलिस्ट वालिया जी ने आरोप लगाए, इस पे आपका क्या कहना है? जिन्होंने दो बातें मुख्य रूप से रखी, एक जो मुआवजे की बात, एक कमेटी गठित की है, इनके साथ भी मेरे ख्याल से 2 या 3 बैठकें उनकी हो गई है। कोई टेक्निकल इशू है, ये बातचीत के माध्यम से ही निकलेगा। होपफुली आप भी उस कमेटी में हैं, आप बात करते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, पर हमारा मानना है कि ये मुद्दा जो है बहुत जल्द सुलझ जाएगा। और रही बात नेर चौक में क्या बोलते हैं एयरपोर्ट की, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तो ये सर्वविदित है कि जब भी विकास कार्य, कोई बड़ा विकास कार्य, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कहीं पे आया है, उसका विरोध कुछ सामाजिक तत्वों ने किया है। उसी प्रकार से बल में चला हुआ है आजकल। आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, मतलब वाली जी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये ज्यादातर एयरपोर्ट है ना, इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया, जबकि पैनलिस्ट की भूमिका क्या होती है ये वालिया जी खुद समझते हैं। चलिए कोई भी, आप मैं चेतराम जी से प्रश्न पूछूंगा कि जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है, काफी लोग जो है इस चीज को विरोध कर रहे हैं, काफी आपके द्वारा भी ये चीज जो है मुद्दे उठाए जाते हैं। एयरपोर्ट बल इनको कितने महीने रहे? 8-9 महीने तो अभी है सरकार। बढ़ जाएगा क्या? देखो ना, कोई भी डेवलपमेंट होनी है, किसी भी क्षेत्र में होनी है, वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की जाती है। ये जबरदस्ती का मसला है, बातचीत करो ना उनसे। हम एयरपोर्ट के विरुद्ध नहीं है, ये वाली जी ठीक बोलते हैं कि पहले लोगों से बात करो, उनको कन्विंस करो कि ऐसा ऐसा मसला है, कितने पैसे देने, कितने लेने, उनको एग्री करो। किसी को दुखी करके उनको एयरपोर्ट बनाना, ये सरकार का दायित्व है क्या? किसलिए होती है डेमोक्रेटिक सरकार? मैं नहीं बोला, तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। होता है तो लोगों से प्रशांत जी मैं आपसे लूंगा प्रशांत जी, जब आपकी बारी आएगी तब बोलना है, लेकिन झूठ क्या बोलना है? प्रशांत जी प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट। I am giving advice to ruling party. It is my duty because I am having a major role of the opposition in the Pradesh. I am advising to the state government कि इनको सब लोगों से बात करनी चाहिए। मैं आज भी बोल रहा हूँ, डंके की जोर से बोल रहा हूँ, कल भी बोलूँगा। तो देखिए अब आदमी पार्टी से भी ले लेते हैं एयरपोर्ट के मसले पर सवाल, फिर डिबेट को क्लोज करेंगे। बताइए सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी मेरे पास एक जनता से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा है जिसको सुनने के बाद यहाँ पे दोनों पार्टियों के नेता तो उनको तो शर्म आएगी और आम जनता को भी लगेगा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बुरा हुआ है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में हर जगह पे दलित बस्तियां हैं जिनमें ज्यादातर वाल्मीकि समुदाय और रविदासी समुदाय के लोग रहते हैं, और वाल्मीकि समुदाय के लोग वो हैं जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी होते हैं, और पूरे हिमाचल प्रदेश की सफाई जो उनको सफाई का काम जो है वही लोग करते हैं। वह क्या है, 75 साल से वो यहाँ पे रह रहे हैं और आज उनको बिजली का मीटर भी मिला हुआ है, उनको दूसरा पानी का भी मिला हुआ है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको, लेकिन अभी तक उन लोगों की जो बस्तियां हैं नियमित नहीं कर रही है। खासकर मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि वो दलित के हित की पार्टी अपने आप को मानती है, तो आज तक अभी भी उन बस्तियों को नियमित क्यों नहीं किया गया? तो देखिए अगली चीज मैं आपसे प्रश्न करूंगा। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम 18 तारीख को सरका घाट में जो है डिबेट करने जा रही है, जिसमें हमारे माननीय विधायक कर्नल इंदर सिंह जी और पूर्व में रहे मंत्री रंगीला राव जी, जो कि एक बहुत अच्छी डिबेट होगी नेताओं के बीच में, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस डिबेट में जो है जरूर शामिल हुए। पर हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस का एक आप सभी लोगों से जो आह्वान है कि आप अपने समाज में कम से कम नशे को जो है दूर रखें, अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि नशा जिस हिसाब से हिमाचल में बढ़ रहा है वो कहीं ऐसा ना उठ जाए कि उड़ता पंजाब उड़ता हिमाचल में बने। मेरा आपसे आह्वान है नशे के प्रति, ये नशा सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है, हमारे को अपनी
जिम्मेवारी समझनी होगी, माँ बाप को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। अधिक बच्चों पर विश्वास करना, माँ बाप की कहीं ना कहीं कमी से भी ये नशा बढ़ रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है, मीडिया अपना काम कर रहा है, टीचर्स अपने काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से फिर से जो है एक बार धन्यवाद करता हूं कि इस डिबेट में आपका आने का बहुत धन्यवाद, और मैं तीनों नेताओं का फिर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने कीमती समय जो है हमारे साथ दिया। और हम अगले आने वाले समय में 68 की 68 विधानसभाओं का जो है ऐसे ही डिबेट करेंगे।